दिन छात्रों, आपका एक बार फिर EMSS एकेडमी में स्वागत है। छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश की सबसे पहली तिथि की क्रोनोलॉजी बताई कि ईसा पूर्व लगभग 3000 साल पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड की जातियां इंग्लैंड चली गई और वहीं पे बस गई। आज मैं आपको 55 BC से बताऊंगा। ये 55 BC यानी सेकेंड डेट है। ये BC का मतलब मैंने आपको समझाया है पिछली कक्षा में कि ईसा से 55 साल पहले। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त एक ऐसे साम्राज्य का आविर्भाव हुआ जिसका सितारा कभी डूबता नहीं था। आप भी जानते होंगे, यदि आपने हिस्ट्री की पढ़ाई की होगी, खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री की पढ़ाई की होगी, तो आपने ये पढ़ा होगा कि एक ऐसा साम्राज्य था जिसका सितारा कभी डूबता नहीं था और उस साम्राज्य का नाम रोम था। अभी रोम इटली की राजधानी है, लेकिन उस समय रोम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और उसकी भाषा लैटिन थी। ये लैटिन भाषा रोम से ही आई और मैं बताऊं कि लैटिन भाषा से ही इंग्लिश की उत्पत्ति हुई। अब यहीं से आप जानने की कोशिश कीजिए कि अंग्रेजी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसी लैटिन भाषा से हुई। तो ये लैटिन भाषा से कैसे हुई, तो जरा इसकी क्रोनोलॉजी पे आइए और आप देखिए। 55 BC में जूलियस सीजर, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया है, जूलियस सीजर रोम का शासक था, जहां की भाषा लैटिन है। रोम का शासक था, वो रूलर था, यानी आप यूं कह सकते हैं वो राजा था। और लैटिन की भाषा क्या थी, जो मैं आपको रोम की भाषा क्या थी, और लैटिन भाषा थी। अब मैंने अभी बताया कि लैटिन से ही इंग्लिश की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई, जरा जानिए। ये जूलियस सीजर एक ऐसे शासक थे जिनका सितारा हमेशा बुलंद रहता था। जिस देश पे भी इन्होंने हमला किया, उस देश को अपने कब्जे में ले लिया। किसी देश की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो जूलियस सीजर का सामना कर सके। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। लेकिन जूलियस सीजर की कुछ मैं जीवनी बताना चाहूँगा, इनकी बायोग्राफी में बताना चाहूँगा, और बताना भी जरूरी है ताकि आप जान सकें कि जूलियस सीजर कैसे कैसे रोम के शासक बने थे। आइए कुछ हिस्ट्री भी जान ले। जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये भी जान ले हम। जूलियस सीजर एक वक्त रोम का मेयर हुआ करते थे। आप जानते हैं मेयर क्या होता है। जैसे किसी कंट्री में, किसी गांव में प्रधान को मुखिया कहा जाता है और ब्लॉक के प्रधान को प्रमुख कहा जाता है, यानी कि पॉलिटिक्स लाइन में जनप्रतिनिधि को प्रमुख कहा जाता है और जो विधायक होते हैं उनको MLA कहा जाता है, विधायक कहा जाता है। तो छात्रों, मैं ये बता रहा था कि 55 BC में रोम का शासक जूलियस सीजर थे और जूलियस सीजर एक ऐसे प्रतापी शासक थे और शक्तिशाली शासक थे जिनका सितारा कभी डूबता नहीं था। जिस देश पे भी उन्होंने हमला किया, उस देश को बखूबी और बहुत आसानी से जीत लिया, और जिस देश ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, उस देश को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसे प्रतापी शासक रोम के थे जूलियस सीजर। जूलियस सीजर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो जुलाई महीना आप देख रहे हो, ये जूलियस सीजर के नाम पे ही है, और अगस्त महीना जो आप देख रहे हो, ये अगस्तस के नाम पे है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जूलियस सीजर ने ही सबसे पहला जूलियन कैलेंडर चलाया था पूरी दुनिया में। जो कैलेंडर आज हम देख रहे हैं, जिसके सहारे हम तिथि की गणना करते हैं, तिथि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, डेट जानते हैं, वो जूलियस सीजर की देन है। और जूलियस सीजर ने ही सबसे पहला कैलेंडर पूरी दुनिया को दिया था। एनीवे, हम ये जाने कि जूलियस सीजर
ने आखिर इंग्लिश की दुनिया में क्या किया, इसे समझने से पहले थोड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं ताकि आपकी जिज्ञासा और बढ़े, आप काफी कौतूहल हो, उत्सुक हो, क्यूरियस हो। जूलियस सीजर ने 3 शादियां कर रखी थी पहले से ही। सबसे पहली पत्नी का नाम था कॉर्नेलिया, दूसरी पत्नी का नाम था कैलिपुर्निया और तीसरी पत्नी का नाम था पोम्पिया। ये 3 उनकी पत्नियां थी, 3 वाइफ्स थी। यहाँ एक और मजेदार बात मैं बताऊं कि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े प्रतापी होते हैं, जो हाई प्रोफाइल होते हैं, अभी के टेक्निकल लैंग्वेज में उसे आप हाई प्रोफाइल कहेंगे, जो अभी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज हैं, आप समझ सकते हैं कि उनमें एक न एक कोई ऐसी कमजोरी होती है जो कालांतर में अगर वो अपनी इस कमजोरी को नहीं संभाल पाते, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनका सितारा सदा के लिए डूब जाता है। यही हाल हुआ जूलियस सीजर के साथ। ये महिलाओं के मामले में काफी कमजोर थे, आप समझ सकते हैं, जिन्होंने पहले से 3-3 शादियां कर रखी थी। इसी बीच में क्या हुआ, जूलियस सीजर का सितारा बुलंद होता हुआ देखकर फ्रांस ने इनको चुनौती दे दी। फ्रांस ने यह चुनौती दी कि अगर तुझ में ताकत है तो जरा मेरे देश पे हमला करके देख, मैं तेरी ईंट की ईंट नहीं बजा दी तो तू कहना। भला जूलियस सीजर क्या इतनी बात बर्दाश्त करते, जिन्होंने पूरी लगभग दुनिया को जीत लिया था, पूरी दुनिया उनके कब्जे में आ गई थी। और फ्रांस ने ऐसी चुनौती दी कि जूलियस सीजर के टॉलरेंस से काफी बाहर की चीज हो गई। जूलियस सीजर ने फ्रांस की इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने फ्रांस पे हमला कर दिया। फ्रांस की सहायता करने के लिए इंग्लैंड चला गया। अब आप यहां समझ सकते हैं कि जूलियस सीजर के 2 दुश्मन हो गए, फ्रांस और इंग्लैंड। जूलियस सीजर ने कहा कि ठीक है बेटा, तेरा भी हाल मैं बाद में पूछूंगा, पहले फ्रांस को जीत लेने दे, इसका बदला मैं जरूर लूंगा तेरे से। फ्रांस को उन्होंने बखूबी जीत लिया और इसी 55 बीसी में जूलियस सीजर ने इंग्लैंड पर बहुत ही भयानक हमला किया। लगभग ये 1 लाख सैनिक ले गए और आप समझ सकते हैं कि उस वक्त के लिए 1 लाख सैनिक बहुत ज्यादा हुए। अभी के लिए खास नहीं है, लेकिन उस वक्त के लिए 1 लाख आप यूं समझ लीजिए कि ये 10 लाख के बराबर हुए। इतने सैनिक ले गए और बड़ी आसानी से इंग्लैंड को इन्होंने जीत लिया। अब यहीं से अंग्रेजी की उत्पत्ति की कहानी चालू होती है। जब जूलियस सीजर इंग्लैंड गए और उन्होंने इंग्लैंड पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया, तो वहां पे उन्होंने अपनी रोम की भाषा लैटिन को चलाना चालू किया। रोम की भाषा आपको मैंने बताया क्या थी, वो लैटिन थी, यानी लैटिन भाषा अब इंग्लैंड की भाषा बन गई। जूलियस सीजर ने अपने प्रभुत्व में अपनी ताकत के बल पर पूरे इंग्लैंड में लैटिन भाषा चलाने की प्रथा चालू कर दी। यानी उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जितने भी स्कूल कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी विभाग हैं, सारे की स्टैंडर्डाइज भाषा अब लैटिन रहेगी। कंसिक्वेंटली इंग्लैंड के कन-कन की भाषा लैटिन बन गई। हालात ये हो गए इंग्लैंड के कि जो भी गार्जियन थे, जो भी माता पिता थे, अर्थात पेरेंट्स थे, जब उनके बच्चे होशमंद होते थे और पढ़ने के लायक हुआ करते थे, तो उनके माता पिता यूं कहते थे कि अबे सारी भाषा छोड़, पहले लैटिन सीखना चालू कर। यानी केल्टिक भाषा पूरी तरह मिट्टी में मिल गई और वहाँ की स्टैंडर्डाइज भाषा लैटिन हो गई। और यहीं से
अंग्रेजी की शुरुआत हो गई। आपने देखा होगा ये लैटिन भाषा कहाँ की थी, तो रोम की, इसीलिए इसे हम रोमन लैंग्वेज कहते हैं। जब आप मैट्रिक की परीक्षा देते हैं या कोई भी इंग्लिश की परीक्षा देते हैं आप, तो उस आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर कुछ टेक्निकल आइटम्स कहे जाते हैं भरने के लिए। वहाँ एक टर्म आता है स्क्रिप्ट यानी लिपि। लिपि आपको भरने को कहा जाता है, स्क्रिप्ट यानी लिपि। तो लिपि में आप क्या भरते हैं? यदि इंग्लिश सब्जेक्ट की परीक्षा हो रही है तो इंग्लिश की आंसर शीट में आप इंग्लिश नहीं भरते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप वहां पे रोमन लिखते हैं, ना कि इंग्लिश लिखते हैं। उस आंसर शीट के कॉलम में रोमन लिखते हैं स्क्रिप्ट में। क्यों भाई? जब आप इंग्लिश की परीक्षा दे रहे हो तो फिर रोमन क्यों लिख रहे हो? ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही है। बस यही कारण है, चूंकि जूलियस सीजर ही सबसे पहली लैटिन रोमन भाषा इंग्लैंड ले गए और यहीं से इंग्लिश की शुरुआत हुई, जो मैं आगे की क्रोनोलॉजी में बताऊंगा शुरुआत हुई। फलतः हम इंग्लिश ना लिख के रोमन लैंग्वेज लिखते हैं। मुझे यकीन है कि आपको बहुत हद तक कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी और आगे की डिस्क्रिप्शन में आप सारी बातें जान जाएंगे। अब आप देखिए कि 55 बीसी की क्रोनोलॉजी आपने जान ली। अब 55 बीसी के बाद एडी में आइए। एडी जो मैंने बताया, एडी क्या है छात्रों, जरा बताइए। एडी यानी 43 एडी। एडी पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी और इसका शाब्दिक अर्थ होता है इंग्लिश में आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा की मृत्यु के पश्चात। इसकी विशेष जानकारी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पिछली कक्षा में कई बार इसका वर्णन कर चुका हूं। तो आफ्टर द डेथ, ईसा की मृत्यु के पश्चात ईसवी सन चालू हुआ। अब ईसवी सन में आप आइए, 43 एडी में कौन सी घटना हुई इंग्लिश की दुनिया में? जब जूलियस सीजर का सितारा डूब गया। एक छोटी सी बात बताना मैं भूल गया था, इसके लिए मुझे खेद है। जूलियस सीजर जब इंग्लैंड से वापस आ गए रोम, तो उनके खिलाफ एक विद्रोह सा हो गया। विद्रोह कैसे हुआ? उनके 3 सलाहकार थे, ब्रूटस, कैसियस और एंटोनी। मैं आपको बताऊं, ब्रूटस वो सलाहकार नहीं, वो बहुत बड़ा गद्दार था। वो जूलियस सीजर के दांत से मिला था, आंख से नहीं मिला था। वो जूलियस सीजर के पीछे छुरा घोंपा करता था, हमेशा जूलियस सीजर को गद्दी से हटाने की कोशिश करता था। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर किसी तरह जूलियस सीजर की हत्या हो जाए या जूलियस सीजर गद्दी छोड़ दे तो बेशक यहाँ का मैं शासक बन सकता हूँ। इसी शासक बनने की फिराक में वो हमेशा जूलियस सीजर के साथ गद्दारी किया करता था। कैसियस वो ब्रूटस का भी बाप था। वो ब्रूटस से ज्यादा कैसियस गद्दार था। वो तो चाहता था जूलियस सीजर की हत्या ही हो जाए, वो शासक नहीं बनना चाहता था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती थी कि जूलियस सीजर की हत्या हो जाए। एंटोनी वो जूलियस सीजर का बेशक बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट एडवाइजर था, वो बहुत ही ईमानदार सलाहकार था। उसने कभी भी जूलियस सीजर के साथ गद्दारी नहीं की और टाइम टू टाइम ब्रूटस और कैसियस के द्वारा किए जा रहे खतरनाक षड्यंत्र को जूलियस सीजर के सामने इंगित किया करता था। लेकिन जूलियस सीजर को ब्रूटस और कैसियस पर इतना विश्वास था कि वो किसी की बात सुनता ही नहीं था। इसका रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। वही हुआ जूलियस सीजर के साथ। ब्रूटस ने उसके खिलाफ घातक साजिश शुरू कर दी। ब्रूटस जनता को भड़काने लगा और खास करके वैसी जनता को भड़काने लगा, और ब्रूटस के बहकावे में वैसी जनता आ गई जो काफी गरीबी की दलदल में फंसे थे। ब्रूटस हमेशा उन जनता को यह मैनिपुलेट करता था, उन्हें यह बहकावे में लाने की कोशिश करता था कि ब्रूटस
तुम्हारी गरीबी पर कुछ करने वाला नहीं है। वो तो गरीबी नहीं बल्कि गरीबी को हटाना चाहता है। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारा साथ दे, या तो जूलियस सीजर को रेक्स बनने को बोलो। रेक्स का मतलब मैं बताऊं, उस टाइम में रोम की भाषा में यानी लैटिन की भाषा में रेक्स का मतलब एम्पायर होता था। एम्पायर का मतलब एम्पेरर, सॉरी एम्पेरर हुआ करता था, यानी महाराजा, सम्राट, ये हुआ करता था, सम्राट। जूलियस सीजर को हमेशा रेक्स बनने पर दबाव डाला जाता था, लेकिन जूलियस सीजर थोड़ा थोड़ा अब इनकी साजिश को समझने लगे थे। एंटोनी ने बोल दिया था कि ये सब ब्रूटस और कैसियस का कमाल है जो आपको रेक्स बनाने पर जोर डालते हैं। ब्रूटस न तो रेक्स बनना चाहता था और न ही जूलियस सीजर न तो गद्दी छोड़ना चाहता था और न ही रेक्स बनना चाहता था। अंततः इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हुआ। लेकिन इसी बीच में एक अजीब सी घटना घट गई जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और खतरनाक भी है। उस समय में एक देश था जो अभी भी मौजूद है, मिस्र, इजिप्ट। इंग्लिश में इसे हम इजिप्ट कहते हैं, यानी हिंदी में इसे आप मिस्र कह सकते हैं। ये अभी भी देश है और जिसकी राजधानी है काहिरा। आप जानते हैं काहिरा। यही की एक राजकुमारी थी, जबकि वो शादीशुदा थी। उसका नाम था क्लियोपेट्रा। क्या नाम था? क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा हिंदी में भी मैं लिख दूं क्लियो, क्योंकि ये रोम की लैटिन भाषा है जो समझने में आपको दिक्कत होगी। क्लियोपेट्रा। आप जानते हैं कि मिस्र एक मुस्लिम देश है और रोम यहूदी देश है। रोम, ये जूलियस सीजर यहूदी थे। जूलियस सीजर ज्यू थे, ज्यू मीन्स यहूदी। और क्लियोपेट्रा क्या थी? वो मुस्लिम महिला थी। क्लियोपेट्रा ये मुस्लिम थी। आपको आज एक क्लू बात मैं बता दूं कि मुस्लिम और यहूदी की लड़ाई आज से नहीं चल रही है, हजारों साल पहले से होती आ रही है। दोनों हजारों साल पहले से ही एक दूसरे के स्ट्रॉन्गली एनिमी है, यानी कट्टर दुश्मन रहे हैं। जो आप जानते हैं अभी यहूदियों का देश एक बच गया है, इजराइल, और बगल में ही फिलिस्तीन। आप देखिए कितनी लड़ाइयां होती हैं दोनों में। कभी इजराइल तोप चलाता है, कभी वो बम फेंकता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन आरंभ से ही रहे हैं। अब भला बताइए कि क्लियोपेट्रा मुस्लिम और जूलियस सीजर यहूदी, दोनों में क्या हुआ, जरा गौर से सुनिए। क्लियोपेट्रा जूलियस सीजर के यानी शासकपन से और उनकी बादशाहत से काफी प्रभावित हो चुकी थी, जबकि वो मैरिड थी, 2-3 छोटे छोटे बच्चे भी थे उनके। फिर भी वो जूलियस सीजर से शादी करना चाहती थी। वो हमेशा रात में यूं सपना देखा करती थी कि काश यदि जूलियस सीजर मेरा पति बन जाते तो मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत अपने आप को समझती। हमेशा उसका एक ही सपना बन चुका था कि किसी तरह जूलियस सीजर को हथियाया जाए। जब जूलियस सीजर इंग्लैंड को फतह करके और अपने देश, अपने वतन रोम पहुंचे, तो क्लियोपेट्रा ने एक उनको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यह इंगित किया कि महाराज, आप एक ऐसे शक्तिशाली राजा हैं जिनका सितारा कभी डूबा नहीं है। जिस देश में भी हमला किया उस देश को आपने जीत लिया। आपकी इस बादशाहत से मैं काफी प्रभावित हूं और मैं आपसे डायरेक्ट, उन्होंने लिखा, क्लियोपेट्रा ने डायरेक्ट जूलियस सीजर को लिखा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि आप मेरे इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। जब जूलियस सीजर के हाथ में ये चिट्ठी आई तो चूंकि जूलियस सीजर तो अपने विद्रोह को दबाने में लगे थे रोम में, क्योंकि ब्रूटस और कैसियस
दोनों जूलियस सीजर के खिलाफ काफी जनता को भड़का दिया था और जनता सड़क पे भी आ गई थी, जूलियस सीजर के खिलाफ नारे लगने लगे थे। तो उनको तो ज्यादा वक्त इसमें देना पड़ रहा था, भला इस चिट्ठी के ऊपर कौन ध्यान दे। उन्होंने चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। जब 1 महीना तक क्लियोपेट्रा को, जो राजकुमारी थी मिस्र की, चिट्ठी नहीं मिली, कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर उन्होंने एक दूसरी चिट्ठी लिखी कि महोदय, इससे पहले भी मैंने आपको एक चिट्ठी लिखी थी, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं दूसरी चिट्ठी लिख रही हूं, अर्थात दूसरा खत लिख रही हूं। मुझे यकीन है कि आप मुझे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे और मुझे इसके बाद चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूलियस सीजर ने जब ये दूसरी चिट्ठी उनकी पढ़ी, उन्होंने भी फाड़ के फेंक दिया। उस चिट्ठी को भी उन्होंने वहीं पे रफा दफा कर दिया और इस मामले को खत्म कर दिया। जब क्लियोपेट्रा को 15 दिनों तक इसका कोई जवाब नहीं मिला, अब उसने फाइनल चिट्ठी और अंतिम चिट्ठी लिखी। क्या लिखी, जरा सुनिए। क्लियोपेट्रा ने लिखा कि महोदय जूलियस सीजर, इससे पहले मैंने आपको 2 खत लिखे, दोनों का मुझे अब तक कोई जवाब नहीं मिला। ये तीसरी और आखिरी चिट्ठी मैं आपको लिख रही हूं और मुझे यकीन है कि इसे आप सहर्ष स्वीकार कर और मुझे अपनी पत्नी बनाने पर राजी हो जाएंगे। वरना एक बात आप गौर और कान खोल के सुन लीजिए, यदि आपने इस तीसरी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं खुद रोम आ जाऊंगी और आपको अपनी पत्नी बनाने पे जबरन दबाव देकर मजबूर कर दूंगी। आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते। भला जूलियस सीजर क्यों ध्यान दे, उनका तो एक तो पहले से ही 3 महाजन मौजूद थे, जो मैंने आपको बताया कि उनकी 3 पत्नियां थीं, कैलिफोर्निया, कॉर्नेलिया और पोम्पिया। ये चौथे महाजन को आप वो कहाँ से रखते, ये 3 तो संभाल नहीं पा रहे थे। हुआ वही जो क्लियोपेट्रा चाह रही थी। जूलियस सीजर ने चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया और अपना ज़्यादा ध्यान फिर विद्रोह को दबाने में देने लगे। जब क्लियोपेट्रा को कोई जवाब नहीं मिला, उसने जो लिखा वही किया। उसने इसकी चर्चा अपने माता पिता से की और अपने हस्बैंड से भी की, अपने पति से भी की। एक तो मुस्लिम और उस पर इतनी बंदिश, ऊपर से ये चर्चा, क्या उनको माता पिता को बर्दाश्त होती? वो इतनी बात सुन के वो आग बबूला हो गए, यानी तलवे का लहर माथे पे गया और उन्होंने क्लियोपेट्रा को 7 जंजीरों में जकड़कर जेल में डाल दिया और इतने कड़े पहरे बिठा दिए कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, एक चींटी भी अंदर नहीं जा सकती थी। इतने कड़े और सख्त पहरे बिठा दिए गए। पैरों में बेड़ियां डाल दी गई और हाथ को जंजीरों से जकड़ दिया गया। लेकिन क्लियोपेट्रा भी कम नहीं थी, वो सम्मोहन विद्या जानती थी। क्या आपको पता है ये सम्मोहन विद्या क्या है, जिसे इंग्लिश में हिप्नोटिज्म कहते हैं? जिस पुरुष को या जिस भी महिला को सम्मोहन विद्या आती है, तो अगर महिला के पास सम्मोहन विद्या है तो उससे कोई पुरुष चाहे कितने भी वो आचरणवान बने, वो नहीं बच सकती। जैसे अपनी सम्मोहन विद्या से अप्सरा मेनका ने स्वामी विश्वामित्र का इतने बड़े धर्माचार्य और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को भी डिगा दिया था, उनके सारे ब्रह्मचर्य को तोड़ डाला था। वही है सम्मोहन। जिस पुरुष के पास सम्मोहन विद्या है, चाहे वो लड़की या महिला कितने भी आचरणवान हो, वो सम्मोहन विद्या की जकड़ में आ जाती हैं। ठीक क्लियोपेट्रा सम्मोहन विद्या जानती थे, उन्होंने यही किया। जूलियस सीजर को अपनी सम्मोहन विद्या से जकड़ लिया और इजिप्ट से चलकर वो रोम आ गई, यानी मिस्र से चलकर वो रोम आ गई। और जूलियस सीजर को इतना मजबूर किया कि झाड़ थक के जूलियस सीजर को क्लियोपेट्रा से शादी करनी पड़ी। चलिए, क्लियोपेट्रा से शादी तो हो गई, लेकिन क्लियोपेट्रा माइंड की बहुत तेज थी, काफी वो इंटेलेक्चुअल माइंडेड थी। उन्होंने थोड़े ही दिनों में ब्रूटस और कैसियस के सारे भेद जान लिए और वो समझ गए कि अरे बाबा, ये दोनों तो सिर्फ मुंह से मिले हैं और ये तो पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। हमारे हुजूर को तो ये कभी भी खत्म कर डालेंगे। क्लियोपेट्रा ने बहुत समझाने की कोशिश की जूलियस सीजर को कि देखिए, आप इन दोनों से सतर्क रहें,
सावधान रहे, नहीं तो ये दोनों कभी भी आपकी जान ले सकते हैं। जूलियस सीजर नहीं मानते थे, यानी अभी भी कैसियस और ब्रूटस पर उनका अटूट विश्वास था। लेकिन जब क्लियोपेट्रा ने देखा कि मेरी बात का जूलियस सीजर पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपनी सम्मोहन विद्या को चलाना चालू कर दिया, यानी जूलियस सीजर को हिप्नोटाइज करना आरंभ किया और जूलियस सीजर को अपनी जकड़ में ले लिया और बाहर निकलने से मना कर दिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि आज नहीं कल मारे जाएंगे। उन्होंने 7 कमरे के अंदर जूलियस सीजर को बंद कर लिया और खुद को भी बंद कर लिया। दोनों में से कोई बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि एक राजा का अंधेरी कोठरी में बंद होना देश के लिए कितना घातक हो सकता है? और जबकि उस राजा के खिलाफ इतने धरना प्रदर्शन चल रहे हों, सारे उनके विरोध में हो, जनता सड़क पे उतर गई है, उनके दरवाजे तक पहुंच गई हो। मैं आपको बताऊं कि रोम की एक एक जनता जूलियस सीजर के दरवाजे तक पहुंचकर धरना प्रदर्शन और विरोध जता रही थी। लेकिन जूलियस सीजर को इसका कोई अंदाजा नहीं था। हुआ वही जो होना था। क्लियोपेट्रा तो जूलियस सीजर को निकलने नहीं दे रही थी। एक दिन ब्रूटस और कैसियस दोनों जूलियस सीजर के दरवाजे पर आए, जहां उसे क्लियोपेट्रा ने बंद करके रखा हुआ था, और किवाड़ पर धक्का मारकर ब्रूटस ने कहा कि ऐ राजा, तेरा काम घर के अंदर बंद रहना नहीं है, बल्कि जनता के कामकाज को देखना है, जनता के काम में हाथ बटाना है, जनता के सुख दुख में साथ देना है। तुम कैसे राजा हो जो एक पत्नी के बहकावे में आकर तुमने चूड़ियां पहन ली है, घर में बैठ गए हो? अगर तुमसे नहीं होता है तो बोलो, मैं देखता हूं। देख, तेरे खिलाफ जनता कितने सड़क पे उतर गई है और तेरे दरवाजे तक पहुंच गई है, धरना प्रदर्शन कर रही है। अगर तेरे को विश्वास नहीं है तो जरा तू निकल के देख कि जनता तेरे खिलाफ क्या क्या बोल रही है। जूलियस सीजर को ये बात, यानी ब्रूटस और कैसियस की ये बातें सुई की तरह चुभ गई और उन्होंने क्लियोपेट्रा को झड़क दिया। जबकि क्लियोपेट्रा अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि महाराज, आप बाहर नहीं जाएं, आपके खिलाफ साजिश चल रही है, और ऐसी वैसी साजिश नहीं चल रही है, ऐसी खतरनाक साजिश चल रही है कि आप एक दिन मारे जाएंगे, आपकी हत्या हो जाएगी। आज मैंने सपना भी देखा है कि आप, आज का शगुन आपका सही नहीं है और कुछ लोगों ने आपको घेर रखा है, आपकी हत्या हो सकती है, किसी ने आपको छुरा मार दिया है, किसी ने आप पर तलवार चला दी है, ऐसा मैंने सपना देखा है। महाराज, आपसे विनती है कि आप बाहर नहीं जाए। लेकिन जूलियस सीजर कैसे मानते? इतनी बड़ी चुनौती दे दी ब्रूटस और कैसियस ने। उन्होंने क्लियोपेट्रा को झटक दिया और दरवाजे से बाहर निकल गए और कैसियस और ब्रूटस को बोला, बताओ कहाँ मेरे खिलाफ जनता, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने क्या गलती की है कि जनता मेरे खिलाफ सड़क पर उतर गई है और मेरे दरवाजे के चौखट तक पहुंच गई है और मेरे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है, बताओ। तो जूलियस, लगभग मैं बता रहा हूं कि 1 लाख रोम की जनता जूलियस सीजर के खिलाफ सड़क पर उतरकर नारे लगा रही थी और 50,000 जनता उनके दरवाजे तक भी पहुंच गई थी और सिर्फ एक ही नारा लग रहा था, जूलियस सीजर मुर्दाबाद, जूलियस सीजर रेक्स बनो नहीं तो गद्दी छोड़ो, रेक्स बनो नहीं तो गद्दी छोड़ो। जूलियस सीजर ने जब ये स्थिति देखी तो उन्होंने ब्रूटस को बोला कि मैं मास में जाऊंगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा और जनता से मैं पूछूंगा कि मैंने क्या अपराध किया है कि आप लोग मेरे खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। अगर मेरा कोई अपराध हो तो बताइए, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लेकिन ब्रूटस ने उनको नसीहत दी कि राजा, ऐसी हरकत कभी भूल कर मत करना, वरना बीच में जाओगे तो एक एक पत्थर ही, जनता इतने आक्रोशित है कि एक एक पत्थर ही अगर तेरे शरीर पे मारेगी तो तेरे शरीर के तो कच्चे उड़ जाएंगे, पर्चे हो जाएंगे। सुनो, तुम ये काम मत करो। जहां जहां से जनता आई है उसके जनप्रतिनिधि को मैंने एक रूम में बंद कर रखा है, आप उनसे बात कर लो और बस तेरा काम हो गया। वो अपनी जनता को समझा देंगे, तुम अपनी मजबूरी समझा दो। लेकिन जिस कमरे की बात ब्रूटस और कैसियस ने की उसमें जनता के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि भारे के खूंखार अपराधी लोग थे और उन्होंने अपने हथियारों को वस्त्र के अंदर छुपा रखा था और बड़े आराम से बैठे थे और जूलियस सीजर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जो ही जूलियस सीजर आवे वो अपने मिशन को अंजाम दे।
जूलियस सीजर को ब्रूटस और कैसियस कमरे में ले आए और बोले, देखिए यही जनप्रतिनिधि लोग सादे लिबास में बैठे हैं, ये अपनी जनता को समझा देंगे, आप बता दीजिए कि आपके पास क्या मजबूरी है। इसी बीच कैसियस ने किया क्या, एक तलवार निकाली और उनके कंधे पे मारने की कोशिश की। जूलियस सीजर ने जब ये नज़ारा देखा, अब उनको ये एहसास हुआ कि यहाँ जनप्रतिनिधि से बात कराने नहीं बल्कि ब्रूटस ने यहाँ मेरी हत्या करवाने के लिए लाया है। वो तुरंत संभले और उन्होंने उसका प्रतिकार करने के लिए, अर्थात कैसियस की तलवार का जवाब देने के लिए उन्होंने अपनी तलवार भी निकाली और कैसियस पर मारने की कोशिश की। जो ही कैसियस पर तलवार चलाने की उन्होंने कोशिश की, इसी बीच में ब्रूटस ने अपनी कटार निकाली और जब ब्रूटस को कटार निकालते हुए जूलियस सीजर ने देखा तो उन्होंने कहा कि अबे यार, तू भी मेरे विरोध में हो, जब तू मेरे विरोध में आ गए तब तो मुझे भगवान भी नहीं बचा सकता है। हुआ वही जो जूलियस सीजर ने कहा। ब्रूटस ने उनके पेट में एक बड़ा सा छुरा घोंप दिया। वहीं पे जूलियस सीजर की हत्या हो गई। जूलियस सीजर की हत्या के बाद कैसियस और ब्रूटस दोनों वहां से भेष बदल के फरार हो गए और जनता के बीच में, क्योंकि जनता जानना चाह रही थी कि आखिर इसकी हत्या क्यों की गई, जनता के बीच में जाके उन्होंने बड़े लप्पो चप्पो करके भाषण देना चालू किया। उन्होंने जूलियस सीजर के बारे में ये बताया कि देखो, तुम्हारी गरीबी से उनको सख्त नफरत थी, उन्होंने सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ली थी और तेरी भी जमीन हड़प लेते, तेरे भी मकान हड़प लेते। उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी, वो हड़प लेते और तुमको सड़कों पर भूखों मरने के लिए छोड़ देते। जूलियस सीजर का कहना था कि तुमको भगवान ने ही गरीब बना दिया तो उसमें मैं क्या करूं, तुम लोग तो उनकी रोटी के टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते हो, तेरा तो काम है मैं रोटी दे दूंगा वो शांत हो जाएंगे। जूलियस सीजर ये, जबकि ये भड़काए वाली बात बोल रहा था। जूलियस सीजर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जूलियस सीजर ने एक बड़ा सा दस्तावेज तैयार किया था, उसमें रोम की जनता की भलाई के बारे में लिखा था। उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरे मरने के बाद ये सारी जितनी भी जमीन जायदाद है, जितने भी गार्डन है, बिल्डिंग है, वो सारे जनता के नाम कर देना। इतनी भलाई का काम करने के लिए जूलियस सीजर ने एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसको ब्रूटस और कैसियस ने नहीं दिखाया, बल्कि वो दस्तावेज एंटोनी के पास था। जब ब्रूटस और कैसियस जनता को भड़का के चले गए तो एंटोनी आए जनता के बीच। एंटोनी ने सही बात बताई कि जूलियस सीजर का क्या मकसद था। तब जनता बहुत ही नाराज हुई ब्रूटस और कैसियस पर। ये दोनों भाग गए और छिप गए, भेष बदल लिया। इसी बीच में जूलियस सीजर का भतीजा विदेश में रहता था, फॉरेन कंट्री में रहता था। जब वो लौटा तो उसने कसम खाई कि 48 घंटे के अंदर मैं जूलियस सीजर के हत्यारे को निकाल लूंगा और उसको भी इसी तरह की मौत में दूंगा, चाहे जो कोई भी हो। वही हुआ। उन्होंने एक बैलगाड़ी पे जूलियस सीजर की लाश को डाला और रोम के चौराहे पे चला गया। वहीं पे ऐलान किया कि जो भी हो, जिसने भी मेरे चाचा की हत्या की है, उसको 48 घंटे के अंदर मैं निकाल के और उसको ऐसी मौत दूंगा जो दुनिया भी थर्रा जाएगी। लेकिन ये बात ब्रूटस और कैसियस भेष बदल के, क्योंकि जूलियस सीजर का भतीजा तो उनको जानता नहीं था, वो आए और रोने लगे, यानी क्रोकोडाइल टीयर्स बहाने लगे, घड़ियाली आंसू बहाने लगे और जूलियस सीजर के नेफ्यू को कहने लगे कि अरे बाबा, जूलियस सीजर तो बहुत अच्छा आदमी था, इतना अच्छा आदमी था कि मैं क्या बताऊं, अगर वो हत्यारा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा, तेरे से पहले मैं उसको जान से मार डालूंगा। लेकिन एंटोनी वहीं पे था। उसने ब्रूटस और कैसियस को पहचान लिया। उसने जूलियस सीजर के भतीजा को बोला, अभी यार देख क्या रहे हो, यही दोनों हत्यारे हैं, अभी फौरन इनकी गर्दन हलाक कर दो। लेकिन भतीजा ने कहा, बिना सबूत का मैं कैसे मार डालूंगा, कैसे मैं समझूं कि इसने मेरे चाचा को मारा है। तो उसने सबूत दिए, कहा अभी मैं बताता हूं। उसने कैसियस को ऊपर बुलाया और पूछा कि कैसियस, जरा ये बताओ कि जिस समय जूलियस सीजर की जिस कमरे में हत्या हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? तो बोला कि हम दोनों वहीं पे थे। तो तुमने उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बोला कि देखिए, मैंने बचाने की कोशिश की, मैंने तलवार निकाली थी, लेकिन तब तक किसी ने उनको छुरा दे मारा। कहा उसके कान में, जूलियस सीजर के भतीजे कान में बोला, अब तो हुजूर समझ गए आप कि यही हत्यारा है। कहा ओ ऐसी बात है। बस तुरंत ब्रूटस और कैसियस दोनों की गर्दन काट डाली।
लेकिन ब्रूटस का बेटा दूर से यह तमाशा देख रहा था। जब बाप को उसने मरते हुए देखा, उसकी गर्दन को कटते हुए देखा, तो फौरन वहां से वो आया और उसने अपनी तलवार निकालकर जूलियस सीजर के भतीजा की गर्दन काट डाली। इस तरह जूलियस सीजर का सितारा पूरी तरह डूब गया। छात्रों, आज की ये हिस्ट्री यहीं तक, और अगली कक्षा में मैं इससे आगे की चीज बताऊंगा, यानी 43 एडी में अब क्या हुआ ये मैं बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि फिर आगे का घटनाक्रम क्या हुआ और कैसे अंग्रेजी आगे बढ़ती गई। धन्यवाद।